नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। एमएसएमई के लिए विश्व बैंक समर्थित 6,062 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी। 10 बड़ी बिजली परियोजनाओं को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए दिया गया 3 साल का समय। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन बिल लोकसभा से पारित। कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने कहा, पृथक कानूनों के तहत कामकाज करते रहेंगे संस्थान। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। झारखंड में भोक्ता समुदाय को एसटी सूची में डालने संबंधी विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया चर्चा का जवाब। सदन में श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा। बिम्स्टेक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग समय की मांग। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। सहयोग के रूप में 10 लाख अमेरिकी डॉलर मुहैया कराने का ऐलान। और पाकिस्तान में गहराया सियासी संकट। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट का सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का ऐलान। प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुलाया कैबिनेट का विशेष सत्र। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। शपथ ग्रहण के करीब एक सप्ताह बाद उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों को विभिन्न विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दर्जन से अधिक विभागों का प्रभार अपने पास रखा है। सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई और लघु सिंचाई सहित 10 विभाग दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रनावाड़ी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। दोनों आतंकी नागरिकों की हत्या समेत हाल के कई आतंकी हमलों में शामिल थे। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि डाउनटाउन के जो रेनावाड़ी एरिया है वहां 2 टेररिस्ट छिपे हुए, तो पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही साइड शुरू किए सर्च हम लोग, अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया। इधर से उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोंकण रेलवे द्वारा क्षेत्र के पूरे मार्ग के विद्युतीकरण का काम 100% पूरा होने पर उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि सतत विकास का नया प्रतिमान तय करती है। महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच 741 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हम इन्हें आयात करते हैं और पेट्रोल डीजल से प्रदूषण भी बहुत होता है। मिराई ये नाम है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशंस आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत में बुधवार को मामलों पर सुनवाई शुरू होने से पहले प्रधान न्यायाधीश ने ये घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले के लिए पीठ का शुक्रिया अदा किया है। ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 2 और मिसाइलों का आज सफल परीक्षण किया गया। चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज लॉन्च पैड 3 से ये परीक्षण किया गया। इजराइल में तेल अवीव के करीब हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। पिछले 7 दिनों में इजराइल में इस तरह का ये तीसरा मामला है, जिससे हाल में इस तरह के आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस तरह के हमलों से कड़ाई से निपटने का संकल्प जताया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक किले के अंदर स्थित सुरक्षा मुख्यालय पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे टैंक जिले में एफसी लाइन पर हमला किया गया।
मुठभेड़ में 3 हमलावर भी मारे गए। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को बुधवार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 3% से बढ़ाकर 34% कर दिया। इससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये वृद्धि 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। साथ ही ये वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप की गई है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से सरकारी खजाने पर 9,554 करोड़ 50 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे 47,68,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु और मझोले व्यवसायों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 6,062 करोड़ रुपए के वित्त पोषण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, ताकि बाजार तक उनकी पहुंच में सुधार हो सके। RAMP यानी रैंप एक नई योजना है और इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 6,062.45 करोड़ रुपए यानी $808 मिलियन है, जिनमें से 3,750 करोड़ रुपए यानी $500 मिलियन विश्व बैंक से ऋण के रूप में हासिल होंगे और शेष 2,312.45 करोड़ रुपए यानी $308 मिलियन का इंतजाम भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 बिजली परियोजनाओं को बड़ी परियोजना का प्रमाणन हासिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने की समय सीमा 36 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है। ऐसी 10 अस्थायी बड़ी परियोजनाओं की समय सीमा आयात की तारीख से 120 महीने के बजाय 156 महीने तक बढ़ा दी गई है, जिन्हें कर अधिकारियों द्वारा अंतिम मेगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आंशिक रूप से मंजूरी मिली है। CCEA ने इन बिजली परियोजनाओं को अधिक समय देने के लिए वृहद बिजली नीति 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। कर लाभ और बिजली आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ये दर्जा लाभकारी है। समय सीमा में बढ़ोतरी से इन परियोजनाओं का विकास करने वालों को भविष्य में PPA के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने और छूट का लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट के अहम फैसलों पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश जी, कैबिनेट ने आज जो अहम फैसले किए हैं उनसे आम लोगों को क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, कैबिनेट के 2 फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक जो सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, देखिए आम लोगों को फायदा इससे होता है कि जैसे ही कर्मचारी की जेब में पैसे जाते हैं और ज्यादा पैसे जब जाते हैं तो वो पैसे को आजकल कोई घर में नहीं रखता। वो पैसे हमेशा बाजार में जाते हैं या बैंक में जाते हैं या किसी के ऐसे स्कीम में जाते हैं जिसमें कि सरकार को भी और उसके अलावा बाजार को भी फायदा होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 117 लाख लोग प्रत्यक्ष तौर पे इससे लाभान्वित होंगे और वो 117 लाख लोग अगर मान लें कि कम से कम ये एक आदमी, आजकल जो वेतन भोगी एक आदमी है, कम से कम 10 लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने में मदद करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का रोजगार हो। तो इस हिसाब से देखें तो बाजार में जो गतिशीलता की कमी देखी जा रही थी कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से या उसके बीच में भी, उस गतिशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास है। और निश्चित तौर पे जब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे कि आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। अमृता, और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो MSME के बारे में। MSME आप जानती है कि भारत में जो कृषि के बाद MSME सबसे बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और कोविड-19 पेंडेमिक के कारण MSME पर सबसे ज्यादा जो कहे कि संकट उत्पन्न हुआ है। कृषि तो पहले से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में थी, लेकिन MSME पर जो गहरा असर पड़ा था, चाहे उनका फिनांस का मामला हो, चाहे उनके तकनीक का मामला हो, चाहे उनके पूंजी का मामला हो या लोगों के पलायन का मामला हो, तो ऐसे में MSME को एक स्टिमुलस की जरूरत थी, जिसके लिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से मिलकर यह नई स्कीम चलाई है, जिसका कि सीधे सीधे लाभ जो है MSME से जुड़े हुए लोगों को मिलेगा, उनके अलावा परिवार के लोगों को मिलेगा और उसके बाद MSME से जो प्रोडक्ट आएंगे उससे पूरे बाजार को और पूरे देश को लाभ मिलेगा। तो दोनों जो निर्णय है, जो महत्वपूर्ण निर्णय है, आर्थिक तौर पे कह सकते हैं कि पूरे देश और आम आदमी सभी को फायदा देने वाला है। अमृता।
धन्यवाद अखिलेश जी और इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग विश्व के मौजूदा परिदृश्य में सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप के हाल के घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और अधिक सक्रिय करना महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक समूह की संस्थागत रूपरेखा मजबूत करने के लिए इसका चार्टर अपनाया जा रहा है। बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। एक्सेलेंसीज, आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है। एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया ताकि ये सबकी अपेक्षाएं पूरी कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस सचिवालय का संस्थागत बजट बढ़ाने के लिए $10 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर सहयोग के लिए बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसे सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। इस सेंटर के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए भारत $3 मिलियन का योगदान करने को तैयार है। अब बात संसद के आज के कामकाज की। लोकसभा से दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों के अनुभव का बारीकी विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण कर पहले जैसी व्यवस्था का फैसला किया है। ये बंटवारा आनन फानन में किया गया बंटवारा था। विधेयक के जरिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 को संशोधन कर राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों का विलय कर एक किया जाना है ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। 239A3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव से संबंधित तीनों संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करने या इन्हें कमतर आंकने का कोई इरादा नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। लोकसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव से संबंधित संस्थान अलग अलग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों संस्थानों के संचालन के संबंध में एक विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और वे पृथक कानूनों के तहत कामकाज करते रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये संशोधन लाने के लिए एक विधेयक लाया गया ताकि समन्वय बना रहे। We, as Government of India under Prime Minister Modi, have given up saying we shall never have a Big Four equivalent, something of that kind. I'm sorry, sir, this kind of a cynicism, negativity never governs us. We are hopeful that India will certainly have a Big Four equivalent company, and these kind of amendments that we are bringing are going to facilitate that. And I'm sure Professor Saugata Roy will make sure that in Bengal there will be a good set of auditors who will have firms enough to grow to that size and that quality. I think your energies will be very much required in that direction. राज्यसभा ने एक अहम विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें झारखंड के भोगता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति सूची में डालने और कुछ अन्य समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के प्रावधान हैं।
उच्च सदन ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से पेश किए गए संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जनजातीय वर्ग के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चर्चा में जिन सदस्यों ने अपने राज्यों की जिन जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करवाने के मुद्दे उठाए हैं, सरकार उन पर गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रही है। झारखंड का मामला है, इसके बाद इस सदन में हमारी कोशिश होगी कि और इस तरह के अन्य राज्यों के मामले को भी ला करके समाधान के लिए लेकर आगे आए। अरुणाचल का हो गया है, कर्नाटका का हो गया है, अब उत्तर प्रदेश का और त्रिपुरा का, अब झारखंड का हो रहा है और इसके बाद उड़ीसा से संबंधित हमारा रिसर्च का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ लीगल मिनिस्ट्री ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने सुना केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को। अब बढ़ते हैं आगे। मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो इब्रार्ड कैसाबोन ने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस समय लैटिन अमेरिका में मेक्सिको भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2021-22 के दौरान वो भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है। लैंगिक समानता और बालिकाओं में साक्षरता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महिला उद्यमिता को अधिक से अधिक प्रोत्साहन जरूरी है। दिल्ली में आयोजित फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें वार्षिक अधिवेशन में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि मैंने हमेशा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता की वकालत की है। उपराष्ट्रपति ने कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार से लेकर निजी क्षेत्र और नागरिक समाज तक सभी को महिलाओं को सशक्त बनाने में हाथ बटाना चाहिए। Importance of women getting involved in business is being recognized globally because they are fundamental to the economic growth for the integrated growth of the country. To accelerate women's participation in the process of economic development, the first step is to develop and promote entrepreneurship among women. And for this concerted effort is required from the industry, government and the society. It is a heartening fact that India is a young nation, as I told you earlier. And if we focus on empowering these youngsters by skill upgradation. चेरी ब्लॉसम को जापान में सकुरा के नाम से जाना जाता है। ये जापान का राष्ट्रीय फूल है। यहाँ के लोग इसे एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हनामी त्योहार कहा जाता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जापान की इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।